भावना बहुत ज्यादा होती है, लेकिन उनके मन में पवित्रता का भाव भी विद्यमान होता है ना। तो अपनी चीज जल्दी से किसी को देना पसंद नहीं करते और अपनी चीज को हमेशा बेस्ट बताने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे ही हामिद जो है वो दबने वाला नहीं था अपने मित्रों से, और जो है अपने चिमटे को वो बेस्ट बताने में लगा हुआ था। चलिए आज कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ूं? नाम बताओ बेटा अपना। साक्षी। हाँ साक्षी पढ़ लो। अभी मैं सबको जानती नहीं हूँ ना, सबके नाम मुझे पता नहीं, तो कौन कौन रीडिंग अच्छी करता है तो ये मुझे पता लगाना पड़ेगा। पढ़ो साक्षी। ओके मैम। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया, लेकिन अब पैसे किसके पास धरे हैं। फिर मेले से दूर निकल आए हैं। 9 कब के बज गए, धूप तेज हो रही है, घर पहुंचने की जल्दी हो रही है। बाप से जिद भी करें तो चिमटा नहीं मिल सकता। हामिद है बड़ा चालाक, इसलिए बदमाश ने अपने पैसे बचा रखे थे। अब बालकों के 2 दल हो गए हैं, मोहसिन, महमूद, सम्मी और नूरे एक तरफ है, हामिद अकेला दूसरी तरफ। शास्त्रार्थ हो रहा है। सम्मी तो विधर्मी हो गया, दूसरे पक्ष से जा मिला, लेकिन मोहसिन, महमूद और नूरे भी हामिद से एक एक दो दो साल बड़े होने पर भी हामिद के आघातों से आतंकित हो उठे हैं। उसके पास न्याय का बल है और नीति की शक्ति। एक और मिट्टी है, दूसरी ओर लोहा, जो इस वक्त अपने को फौलाद कह रहा है। वह अजय है, घातक है। अगर कोई शेर आ जाए तो मियाँ बिश्ती के छक्के छूट जाएं, मियाँ सिपाही मिट्टी की बंदूक छोड़कर भागें, वकील साहब की नानी मर जाए, चोगे में मुंह छिपाकर जमीन पर लेट जाएं, मगर यह चिमटा, यह बहादुर, यह रुस्तम हिंद लपककर शेर की गर्दन पर सवार हो जाएगा और उसकी आंखें निकाल लेगा। हाँ तो एक मिनट रुको साक्षी। तो अब जो है बच्चे कह रहे हैं भी हामिद है बड़ा चालाक, इसने अपने पैसे बचा रखे थे और कितनी अच्छी चीज ले ली, और हमारे इन खिलौनों के लिए कोई हमें दुआएं नहीं देगा, और जो है डांट और पड़ेगी घर पर कि देखो हामिद कितना समझदार है और एक काम की चीज लेकर आया है। लेकिन अब पैसे किसी के पास नहीं थे कि जो चिमटा खरीद कर ले आए, और जो है मेले से दूर भी निकल आए थे, धूप तेज हो गई थी, घर पहुंचने की भी जल्दी हो रही थी। अब अपने पिता से जिद करें, अपने अब्बा जान से जिद करें तो भी उन्हें चिमटा नहीं मिल सकता। तो बदमाश ने अपने पैसे बचा लिए और चिमटा खरीद लिया हामिद के लिए, सब ऐसा सोच रहे मन में। अब बच्चों के भी 2 दल बन गए, ग्रुप बन गए 2। एक तरफ मोहसिन, महमूद, सम्मी और नूरे, है ना, और दूसरी तरफ बेचारा हामिद अकेला था दूसरे जो है ग्रुप में। शास्त्रार्थ हो रहा है। शास्त्रार्थ क्या होता है? शास्त्रार्थ जो है वो पहले जमाने में हुआ करता था कि जैसे आजकल डिबेट होते हैं, कोई एक टॉपिक होता है और उस पर जो है डिबेट की जाती है, दोनों पक्ष अपने आप को जो है अच्छा बताते हैं कि मेरा पक्ष बेहतर है, तुम्हारा गलत है। ऐसे ही पहले लोग बड़े विद्वान हुआ करते थे, बहुत धार्मिक किताबें इतनी पढ़ा करते थे कि धर्म के आधार पर उनमें डिबेट हुआ करती थी, और बड़ी विद्वानों की सभा बैठा करती थी, और विद्वानों की सभा में जो है ये शास्त्रार्थ हुआ करते थे, और जो विजयी होता था, जो अपना पक्ष अधिक मजबूती से रखता था, तो उसको ही विजयी घोषित कर दिया जाया करता था। तो अब जो है ऐसे ही शास्त्रार्थ हो रहा है। सम्मी तो विधर्मी हो गया, विधर्मी माने दूसरे धर्म का हो गया, दूसरे पक्ष से जा मिला, माने हामिद से जा मिला। लेकिन मोहसिन, महमूद और नूरे भी हामिद से एक एक दो दो साल बड़े होने पर भी हामिद के आघातों से आतंकित हो उठे हैं। हामिद ऐसे ऐसे आर्गुमेंट कर रहा है, तर्क दे रहा है कि वो सब उससे डर गए हैं, क्योंकि उसके पास न्याय का बल है और नीति की शक्ति है उसके पास, उसकी बातों में सच्चाई है। और ये बात सच है कि एक तरफ लोहा है और दूसरी तरफ मिट्टी। मिट्टी का इतना वजूद नहीं जितना लोहे का है। तो वो सोचते हैं अगर कोई शेर आ जाए तो जो वकील उन्होंने लिया है, जो सिपाही लिया है, जो धोबिन ली है ना, ये सब जो है अपना मुंह छिपाकर भाग जाएंगे। लेकिन चिमटा ऐसी चीज है कि शेर की गर्दन पर सवार हो जाएगा और उसकी आंखें निकालकर बाहर ले आएगा। तो मोहसिन ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर कहा, अच्छा फिर पानी तो नहीं भर सकता? मोहसिन ने देखिए अपना तर्क क्या दिया कि भाई ठीक है, तुम्हारा जो चिमटा है वो रुस्तम हिंद है। वो कहता है मेरा चिमटा रुस्तम हिंद है। रुस्तम हिंद क्या होता है? हिंदुस्तान का बादशाह, जिसको कोई पराजित ना कर सके। रुस्तम
ए हिंद, रुस्तम माने बादशाह, तो मेरा चिमटा रुस्तम हिंद है। तो कहता है कि अच्छा ठीक है, रुस्तम हिंद है तो फिर जैसे भिश्ती पानी भरता है तो ऐसे पानी तो नहीं भर सकता तुम्हारा चिमटा। तो हामिद ने चिमटे को सीधा खड़ा करके कहा कि भिश्ती को एक डांट लगाएगा तो दौड़ा हुआ पानी लाकर उसके द्वार पे छिड़कने लगेगा, कि भाई मेरा चिमटा इतना बहादुर है कि तुम्हारी भिश्ती को एक डांट लगाएगा तो डर के आगे वो भिश्ती पानी भरकर लाएगा। मोहसिन परास्त हो गया, हार गया। और फिर महमूद ने कुमुक पहुंचाई, कुमुक माने चोट पहुंचाई, एक और अपना प्रहार करने की कोशिश की। अगर बच्चा पकड़े गए जाए तो अदालत में बंधे बंधे फिरेंगे, तब तो वकील साहब के पैरों पड़ेंगे कि अगर एक बार जेल हो गई तुम्हारे चिमटे को, अगर वो पकड़ा गया तो अदालत में बंध जाएगा और फिर वकील साहब के ही तो पैरों पड़ेंगे, वकील साहब ही उसे कोर्ट से मुक्ति दिलाएंगे। पढ़ो एक बार साक्षी, आगे पढ़ो। हामिद इस प्रबल तर्क का जवाब ना दे सका। उसने पूछा, हमें पकड़ने कौन आएगा? नूरे ने अकड़कर कहा, यह सिपाही बंदूक वाला। हामिद ने मुंह चिढ़ाकर कहा, यह बेचारे हम बहादुर रुस्तमे हिंद को पकड़ेंगे। अच्छा लाओ, अभी जरा कुश्ती हो जाए, इसकी सूरत देखकर दूर से भागेंगे, पकड़ेंगे क्या बेचारे। मोहसिन को एक नई चोट सूझ गई, तुम्हारे चिमटे का मुंह रोज आग में जलेगा। उसने समझा था कि हामिद लाजवाब हो जाएगा, लेकिन यह बात ना हुई। हामिद ने तुरंत जवाब दिया, आग में बहादुर ही कूदते हैं जनाब। तुम्हारे यह वकील, सिपाही और भिश्ती लेडियों की तरह घर में घुस जाएंगे। आग में कूदना वह काम है जो यह रुस्तमे हिंद ही कर सकता है। महमूद ने एक जोर लगाया, वकील साहब कुर्सी मेज पर बैठेंगे, तुम्हारा चिमटा तो बावर्ची खाने में जमीन पर पड़ा रहेगा। इस तर्क ने सम्मी और नूरे को भी सजीव कर दिया। कितने ठिकाने की बात कही है पट्टे ने। चिमटा बावर्ची खाने में पड़ा रहने के सिवा और क्या कर सकता है? हामिद हाँ को अब देखिए कोई बच्चे, एक मिनट साक्षी, अब बच्चे जो हैं वो आपस में बातचीत कर रहे हैं। तो कहता है कि भाई वकील जो है, वकील के पैरों में पड़ेगा चिमटा, है ना, ऐसा कहते हैं उसके मित्र। तो फिर अब ये तो मजबूत तर्क था, प्रबल माने मजबूत, एक ऐसा तर्क था, इसका कोई जवाब हामिद को नहीं सूझ रहा था। फिर उसने कहा कि हमें पकड़ने कौन आएगा? तो नूरे ने अकड़ कर कहा, ये सिपाही जो हमने लिया है बंदूक वाला, ये पकड़ने आएगा तुम्हारे चिमटे को। तो हामिद ने उसे मुंह चिढ़ाकर कहा कि यह बेचारा हम बहादुर रुस्तमे हिंद को पकड़ेगा। अच्छा लाओ, अभी जरा कुश्ती करवा दो मेरे चिमटे के साथ, इसकी सूरत देखकर दूर से ही तुम्हारा सिपाही भाग जाएगा, पकड़ेगा तो क्या। तो मोहसिन को एक नई चोट सूझ गई। अब देखिए एक और नए बच्चे नए नए तर्क ला रहे हैं अपनी चीज को अच्छा बताने के लिए। क्या कहता है, तुम्हारे चिमटे का मुंह तो रोज आग में जलेगा, है ना भाई, चूल्हे में से रोटियां निकालते समय वो आग में रोज जलेगा। उसने समझा था कि हामिद लाजवाब हो जाएगा, लेकिन यह बात ना हुई, है ना। उसने सोचा था हामिद के पास इस बात का कोई उत्तर ही नहीं होगा, लेकिन ये ना हुआ, हामिद के पास हर बात का जवाब था। हामिद ने तुरंत जवाब दिया, आग में बहादुर ही कूदते हैं जनाब। तुम्हारे यह वकील, सिपाही और भिश्ती लेडियों की तरह घर में घुस जाएंगे, लेडियों माने स्त्रियों की तरह, महिलाओं की तरह, कि तुम्हारे ये वकील, सिपाही, भिश्ती सब महिलाओं की तरह घर में घुस जाएंगे। आग में कूदना वह काम है जो यह रुस्तमे हिंद ही कर सकता है, हिंदुस्तान का बादशाह ही आग में कूदने का साहस रख सकता है। महमूद ने जोर लगाया, वकील साहब कुर्सी मेज पर बैठेंगे, तुम्हारा चिमटा तो बावर्ची खाने में जमीन पर पड़ा रहेगा। भाई हमारा तो जो वकील है वो कुर्सी मेज पर अदब के साथ बैठेगा, बड़े सम्मान के साथ, और लोग उसकी रेस्पेक्ट करेंगे, लेकिन तुम्हारा चिमटा रसोई घर में पड़ा रहेगा, बावर्ची खाना, उर्दू में कहते हैं रसोई को बावर्ची खाना, तुम्हारा चिमटा बावर्ची खाने में पड़ा रहेगा। तो सम्मी और नूरे भी जो है इस बात से थोड़ा सा उनके मन में भी हिम्मत आ गई कि हम भी कुछ कहें। तो कहा, भाई हामिद कहता है कितने ठिकाने की बात कही है इसने, और चिमटा सचमुच बावर्ची खाने में पड़े रहने के अलावा और कर ही क्या सकता है। पढ़ो आगे साक्षी। यस मैम। हामिद को कोई फड़कता हुआ जवाब न सूझा तो उसने धांधली शुरू की, मेरा चिमटा बावर्ची खाने में नहीं रहेगा। वकील साहब कुर्सी पर बैठेंगे तो जाकर उन्हें जमीन पर पटक देगा और उनका कानून उनके पेट में डाल देगा। बात कुछ बनी नहीं, खांसी गाल गलौज थी, लेकिन कानून को पेट में डालने वाली बात छा गई। ऐसी छा गई कि तीनों सुरमा मुंह ताकते रह गए, मानो कोई धेलचा कनकोया किसी गंडे वाले कनकोए को काट गए हो। कानून मुंह से बाहर निकलने वाली चीज है,
उसको पेट के अंदर डाल दिया जाना बेतुकी सी बात होने पर भी कुछ नयापन रखती है। हामिद ने मैदान मार लिया। उसका चिमटा रुस्तमे हिंद है। अब इसमें मोहसिन, महमूद, नूरे, सम्मी किसी को भी आपत्ति नहीं हो सकती। विजेता हाँ को देखो, हारने। एक मिनट साक्षी। तो जब उसने उसे कोई ऐसा जवाब नहीं सूझा हामिद को, तो उसने धांधली बेईमानी शुरू कर दी। अब खेल में कई बार बच्चे बेईमानी शुरू कर देते हैं, तो ऐसे ही हामिद ने भी बेईमानी शुरू की। कहा, मेरा चिमटा बावर्ची खाने में नहीं रहेगा, रसोई घर में। जब वकील साहब कुर्सी पर बैठेंगे तो उन्हें लाकर जमीन पर पटक देगा और उनका कानून उनके पेट में डाल देगा। तो ये कोई ऐसी बात नहीं थी जो सबकी समझ में आ जाए, लेकिन फिर भी अच्छी खासी एक गाली गलौज दी गई थी वकील साहब को। लेकिन कानून को पेट में डालने वाली बात छा गई, बच्चों पर असर हो गया इस बात का। और ऐसी छा गई कि तीनों सूरमा, जो तीनों मित्र थे, महमूद, मोहसिन और सम्मी, तो ये जो है नूरे, तो ये जो है उसका मुंह ताकते रह गए, मानो कोई धेलचा कनकौआ किसी गंडे वाले कनकौए को काट गया हो। कनकौआ क्या होता है, सुना है आपने कभी ये शब्द? कनकौआ होता है पतंग, है ना। आधे पैसे वाला कनकौआ माने घेलचा माने आधा पैसा। पहले ये ऐसे ऐसे नाम होते थे सिक्कों के, आपने देखे होंगे बहुत पुराने जमाने के सिक्के अगर किसी के घर में रखे होंगे तो बीच में से गोल छेद वाले पैसे भी होते थे, ऐसे चला करते थे पैसे, धेला पैसा, आना, ये सब चलते थे। तो धेलचा माने आधा पैसा, माने कोई आधे पैसे वाली जो पतंग है, किसी ने मजबूत पतंग को काट दिया हो। तो ये बात ऐसी छा गई थी, जैसे 4-5 साल के बच्चे हामिद ने उन बड़ी उम्र वालों को परास्त कर दिया था। कानून मुंह से बाहर निकलने वाली चीज है, उसको पेट के अंदर डाल दिया जाना बेतुकी सी बात होने पर भी इसमें कुछ नयापन था। हामिद ने मैदान मार लिया। उसका चिमटा रुस्तमे हिंद है। अब इसमें मोहसिन, महमूद, नूरे, सम्मी किसी को भी कोई आपत्ति नहीं हो सकती। तो विजेता को हारने वालों से जो सत्कार मिलना स्वाभाविक है, वह हामिद को भी मिला। औरों ने 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च किए, पर कोई काम की चीज ना ले सके। हामिद ने 3 पैसे में रंग जमा लिया। सच ही तो है, खिलौनों का क्या भरोसा, टूट फूट जाएंगे। हामिद का चिमटा तो बना रहेगा बरसों, इसको हम कितने भी टाइम तक, बरसों तक हम इसको बचा कर रख सकते हैं। और खिलौने जो हैं मिट्टी के हैं, वो तो घर जाते ही भी टूट सकते हैं। संधि की शर्तें तय होने लगी, अब उनमें जो है संधि होने लगी, मित्रता होने लगी। भाई तुम मेरा खिलौना अपने हाथ में ले लो, मुझे अपना चिमटा एक बार दो। तो ऐसे ही हुआ, संधि की शर्तें तय होने लगी। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखें। तुम हमारा भिश्ती लेकर देखो, अपने हाथ में हमारे भिश्ती को भी देखो ये कैसा है। तो हामिद को इन शर्तों को मानने में कोई आपत्ति न थी। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने हैं। हामिद ने हारने वालों के आंसू पोंछे। मैं तुम्हें चिढ़ा रहा था, सच। ये चिमटा भला इन खिलौनों की क्या बराबरी करेगा? मालूम होता है। अब बोले, अब बोले हामिद ने। अब वो हार गए थे ना उसके मित्र, तो उनको जो है सहानुभूति दर्शाई कि मैं तो तुम्हें बेवजह चिढ़ा रहा था, तुम्हारे खिलौने सचमुच बहुत अच्छे हैं, मेरा चिमटा इनकी बराबरी नहीं कर सकता। ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे खिलौने अभी बोल पड़ेंगे। तो लेकिन मोहसिन की पार्टी को इस दिलासे से संतोष नहीं हुआ। लेकिन पहले जो इस बारे में बहस हो चुकी थी, तो उसका रंग इतना जम गया था, तो उसके मित्र इस बात से सेटिस्फाई नहीं हुए जो हामिद कह रहा था। चिमटे का सिक्का खूब बैठ गया था। चिपका हुआ टिकट अब पानी से नहीं छूट रहा है ना। तो जो टिकट एक बार चिपक गया, अब पानी से उसे छुटाया जाए तो वो छूट नहीं रहा। यानी हामिद ने इतनी बात को, अपनी बात को इतने प्रभावशाली ढंग से अपने मित्रों के सामने कहा था कि अब जो है उस बात का असर खत्म ही नहीं हो रहा था। पढ़ो साक्षी। मोहसिन, लेकिन इन खिलौनों के लिए कोई हमें दुआ तो ना देगा? महमूद, दुआ को लिए फिरते हो, उल्टे मार ना पड़े। अम्मा जरूर कहेंगी कि मेले में यही मिट्टी के खिलौने तुम्हें मिले। हामिद को स्वीकार करना पड़ा कि खिलौनों को देखकर किसी की माँ इतनी खुश ना होगी जितनी दादी चिमटे को देखकर होंगी। 3 पैसों ही में तो उसे सब कुछ करना था और उन पैसों के इस उपयोग पर पछतावे की बिल्कुल जरूरत ना थी। फिर अब तो चिमटा रुस्तमे हिंद है और सभी खिलौनों का बादशाह। रास्ते में महमूद को भूख लगी। उसके बाप ने केले खाने को दिए। महमूद ने केवल हामिद को साझी बनाया। उसके अन्य मित्र मुंह ताकते रह गए। यह हाँ उस चिमटे का ठीक। प्रसाद था।
हम्म। तो इसमें बताया गया है कि इन खिलौनों के लिए हमें कोई दुआ नहीं देगा, और जो है माँ, किसी की भी माँ इन खिलौनों को देखकर खुश नहीं होगी जितने की दादी जो है वो चिमटे को देखकर हो जाएगी। तो उन पैसों के इस उपयोग पर अब पछतावे की बिल्कुल जरूरत नहीं थी। अब तो चिमटा रुस्तम हिंद है और सभी खिलौनों का बादशाह था। रास्ते में महमूद को भूख लगी तो उसके अब्बा हुजूर ने उसको केले खाने के लिए दिए। महमूद ने केवल हामिद को अपनी जो है खाने में साझी बनाया, यानी अपना शेयर केवल हामिद को दिया, और बाकी सारे मित्र उसका मुंह ताकते रह गए। पहले हामिद को अलग थलग कर दिया था, लेकिन अब जो है हामिद को खाने में उसने अपना मित्र बना लिया, क्योंकि यह उस चिमटे का प्रसाद था। माने सब उसकी बात से बड़े प्रभावित थे। चलो पढ़ो आगे साक्षी। 11 बजे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले आ गए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिश्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी के जो उछली तो मियाँ भिश्ती नीचे आ रहे हैं और सुरलोक सिधारे। इस पर भाई बहन में मारपीट हुई। दोनों खूब रोए। उसकी अम्मा यह शोर सुनकर बिगड़ी और दोनों को ऊपर से दो दो चांटे और लगाए। हाँ देखिए, मियाँ अब पहले खिलौने, एक मिनट, पहले खिलौने का अंत कैसे हो गया। अब 11 बजे हलचल हो गई कि गांव मेले वाले आ गए, मेले वाले आ गए, माने उस टाइम तक लौटने लगे थे सभी। तो अब जैसे ही नूरे, सॉरी, मोहसिन की छोटी बहन गेट पर आ गई कि भाई कुछ लेकर आया होगा मेरे लिए, और भाई ने उसने बहन ने दौड़कर भिश्ती को उसके हाथ से छीन लिया, जो मेले में से वो लेकर आया था, जिसके कंधे पर चमड़े वाला वो थैला टंगा हुआ था। तो उस भिश्ती को जैसे ही छीना और खुशी के मारे इतनी जोर से उछली कि तो मियाँ भिश्ती जो है वो जमीन पर आकर गिर गए और सुरलोक सिधार गए, माने उनका देहांत हो गया। और जो है वो मिट्टी का खिलौना तभी टूट गया गेट में आते ही। तो इस पर भाई बहन में मारपीट हुई, ऐसा होता ही है, भाई बहन आपस में लड़ते झगड़ते। जब खिलौना टूट गया तो उसने, मोहसिन ने अपनी बहन को पीट दिया, तो बहन ने भी उसे दो चार जड़ दिए और दोनों में मारपीट हुई। फिर दोनों रोने लगे। उनका रोना शोर सुनकर उनकी अम्मी जान आई, उन पर दोनों पर बिगड़ी और ऊपर से दो दो चांटे और दोनों बच्चों को लग गए। तो भिश्ती साहब का अंत तो जो है वो इस तरह से हो गया। अब देखिए मियाँ नूरे जो अपने वकील साहब का इतना बखान कर रहे थे, उनका अंत किस तरह से होता है, पढ़िए साक्षी। मियाँ नूरे के वकील का अंत उनके प्रतिष्ठानुकूल इससे ज्यादा गौरवमय हुआ। वकील जमीन पर या ताक पर तो नहीं बैठ सकता, उसकी मर्यादा का विचार तो करना ही होगा। दीवार में दो खूंटियां गाड़ी गई, उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया, पटरे पर कागज का कालीन बिछाया गया। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर विराजे। नूरे ने उन्हें पंखा झलना शुरू किया। अदालतों में खस की टट्टियां और बिजली के पंखे रखते हैं, क्या यहाँ मामूली पंखा भी ना हो? कानून की गर्मी दिमाग पर चढ़ जाएगी कि नहीं? बांस का पंखा आया और नूरे हवा करने लगे। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब स्वर्ग लोक से मृत्यु लोक में आ रहे और उनका माटी का चोला माटी में मिल गया। फिर बड़े जोश शोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थि घूर पर डाल दी गई। हाँ साक्षी, एक मिनट रुको। तो अब वकील साहब का अंत कैसे हुआ भाई। जितनी उनकी प्रतिष्ठा, एक वकील की कितनी प्रतिष्ठा होती है ना, एक बड़ी पोस्ट मानी जाती है कि भाई सबके लड़ाई झगड़ों का, कितनी तरह के अपराध होते हैं उसमें जिरह करता है, तो उसको बड़ा विद्वान माना जाता है। तो उनकी प्रतिष्ठा के हिसाब से ही उनका अंत भी बड़ा प्रभावशाली हुआ, प्रतिष्ठित ढंग से हुआ। कैसे कि भाई अब जो है वकील साहब है वो जमीन पर तो उनको बिठाया नहीं जा सकता, तो उनकी मर्यादा का विचार तो करना ही पड़ेगा। तो ऐसा सोचकर नूरे ने क्या किया कि दीवार में दो खूंटियां लगाई और जो है उनके ऊपर लकड़ी का एक पटरा बिछा दिया। पटरे पर फिर अब कालीन तो बिछ नहीं सकता, एक कागज का कालीन बिछाया गया। वकील साहब राजा भोज की भांति उस सिंहासन पर विराजे। नूरे ने उन्हें पंखा झलना शुरू किया। अब क्या होता है अदालत में, आपने देखा होगा पहले जमाने में जब इतने जो है कूलर वगैरह ये सब नहीं हुआ करते थे, एसी की फैसिलिटी नहीं थी, तो उसमें क्या होते थे, बिजली के पंखे तो होते थे, लेकिन ऐसी मैट होती थी जो खसखस की होती थी। खसखस को बड़ा ठंडा माना जाता है, खसखस की चटाइयां होती थी वो पड़ी रहती थी। तो जब बिजली के पंखे से हवा चलती थी तो उन चटाइयों पर जो पानी का छिड़काव
किया जाता था, उससे ठंडक बनी रहती थी कमरे में, तो इतना काम किया जाता था। तो अदालतों में तो वो लगे रहते हैं, लेकिन अब घर में क्या हो, अब ऐसी चटाइयां कहाँ से आएंगी जो खसखस की होंगी। तो एक मामूली पंखा तो कम से कम वकील साहब के लिए होना ही चाहिए, नहीं तो कानून की गर्मी जो है उनके दिमाग पर चढ़ जाएगी। तो बांस का पंखा आया, घरों में होते ना वो बांस के बुने हुए पंखे, वो ऐसे ऐसे हवा करते थे जिनसे, जब लाइट नहीं आती तो पंखे, बांस का पंखा आया और नूरे जो है अपने वकील साहब को हवा करने लगा। अब ये क्या हुआ कि पता नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट लग गई उनको, तो वकील साहब जो स्वर्ग लोक में विराजमान थे, ऊपर उनका आसन था, अब वहां से गिरकर वो मृत्यु लोक अर्थात जमीन पर आकर गिर गए और उनका माटी का चोला माटी में ही मिल गया, अर्थात उनका भी देहांत हो गया। फिर बड़े जोर शोर से मातम हुआ, माने शोक मनाया गया, दुख मनाया गया। नूरे बहुत रोया, लेकिन अब हो क्या सकता था, है ना, मृत्यु का तो कोई विकल्प है ही नहीं, उसे कोई जीवित नहीं कर सकता। तो इसीलिए वकील साहब की जो अस्थियां थी, जब मृत्यु होती है किसी व्यक्ति की तो उसकी अस्थियां गंगा जी में प्रवाहित कर दी जाती हैं, लेकिन वकील साहब की अस्थियों का क्या हुआ, जो अंजर पंजर टूट गए थे उनको जो है घूर पर डाल दिया गया। घूर माने कूड़े के ढेर पर, कूड़े के ढेर पर वकील साहब का माटी का चोला उस माटी में ही डाल दिया गया। चलो पढ़ो, अब देखते हैं महमूद के सिपाही के साथ क्या घटना घटित होती है। चलिए पढ़िए साक्षी। अब रहा महमूद का सिपाही। उसे चटपट गांव का पहरा देने का चार्ज मिल गया, लेकिन पुलिस का सिपाही कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं जो अपने पैरों चले, वह पालकी पर चलेगा। एक टोकरी आई, उसमें कुछ लाल रंग के फटे पुराने चीथड़े बिछाए गए, जिसमें सिपाही साहब आराम से लेटे। नूरे ने यह टोकरी उठाई और अपने द्वार का चक्कर लगाने लगे। उनके दोनों छोटे भाई सिपाही की तरफ से छोने वाले जागते रहो पुकारते रहे चलते हैं, मगर रात तो अंधेरी होनी चाहिए। महमूद को ठोकर लग जाती है, टोकरी उसके हाथ से छूटकर गिर पड़ती है और मियाँ सिपाही अपनी बंदूक लिए जमीन पर आ जाते हैं और उनकी एक टांग में विकार आ जाता है। महमूद को आज ज्ञात हुआ कि वह अच्छा डॉक्टर है। उसको ऐसा मलहम मिल गया जिससे वह टूटी टांग को आनन फानन जोड़ सकता है। केवल गूलर का दूध चाहिए। गूलर का दूध आता है, टांग जोड़ दी जाती है, लेकिन सिपाही को ज्यों ही खड़ा किया जाता है, टांग जवाब दे देती है। शल्य क्रिया असफल हुई। तब उसकी दूसरी टांग भी तोड़ दी जाती है। अब कम से कम एक जगह आराम से बैठ तो सकता है। एक टांग से तो न चल सकता था न बैठ सकता था। अब वह सिपाही सन्यासी हो गया है, अपनी जगह पर बैठा बैठा पहरा देता है, कभी कभी देवता भी बन जाता है। उसके सिर का झालरदार साफा खुरच दिया गया है। अब उसका जितना रूपांतर चाहो कर सकते हो। कभी कभी तो उससे बाट बाट का काम भी लिया जाता है। हाँ एक मिनट साक्षी, तो अब सिपाही की बारी आई। तो अब उसको जो है गांव में पहरा देने का चार्ज, उसका काम ही यही है, गांव में पहरा देना है उसको। लेकिन ये कोई साधारण आदमी थोड़ी है, वो सिपाही है और उसकी शान शौकत होनी चाहिए। तो वो पैरों से थोड़ी चलेगा, वो पालकी पर जाएगा पहरा देने के लिए। तो उसके लिए महमूद ने क्या किया, एक टोकरी मंगाई, अपने घर में से टोकरियां निकाली और उसमें कुछ लाल रंग के फटे पुराने चिथड़े कपड़े बिछा दिए, जिसमें सिपाही साहब आराम से लेट गए। अब यहाँ नूरे लिखा है, नूरे की जगह यहाँ पर होगा महमूद, क्योंकि महमूद का था वो सिपाही। तो वो अपने द्वार पर चक्कर लगाने लगा टोकरी उठाकर, और उसके छोटे दो भाई थे, वो तोतली जुबान में, वो तोतला बोलते थे, उनको अभी पूरा बोलना नहीं आता था। तो छोने वाले जागते रहो ऐसे पुकारते हुए चलते हैं उसकी तरफ से, जैसे सिपाही पहरा देता। तो रात, मगर रात तो अंधेरी होनी चाहिए, है ना। तो इसलिए महमूद को ठोकर लग जाती है और ऑटो, बेटा स्पीकर बंद करो, स्पीकर बंद कर लो। हाँ, तो जो है महमूद को ठोकर लग गई अचानक और टोकरी उसके हाथ से छूटकर गिर गई। मियाँ सिपाही अपनी बंदूक लेकर जमीन पर आ गिरे, है ना। तो अब क्या हुआ, जब जमीन पर गिर गए टोकरी में से,
तो उनकी एक टांग में विकार आ गया, माने एक टांग टूट गई, है ना, विकार आ गए मतलब टूट गई। तो महमूद को आज पता चला, वो कि एक अच्छा डॉक्टर भी है, वो इसकी टांग जोड़ सकता है। तो उसने गांव में कहीं सुन रखा था कि गूलर के पेड़ का अगर जैसे उसमें से वो एक हल्का चिपका सा पदार्थ निकलता है, तो अगर उससे वो मंगाया जाए तो उस दूध से इस मिट्टी के खिलौने को जोड़ा जा सकता है। तो केवल गूलर का दूध होना चाहिए। तो गूलर का दूध आया, गांव में ऐसे पेड़ बड़े आराम से मिल जाते हैं, टांग जोड़ दी जाती है। लेकिन अब जैसे ही सिपाही को खड़ा किया गया टांग जोड़ने के बाद, तो फिर टांग जवाब दे गई, माने वो उससे जुड़ी ही नहीं, क्योंकि वो मिट्टी का खिलौना था। तो शल्य क्रिया असफल हो गई। शल्य क्रिया क्या होता है? सर्जरी, ऑपरेशन। जो महमूद ने अपने सिपाही का ऑपरेशन किया था वो असफल हो गया, है ना। तो आपने एक हिंदी पढ़ी इसकी, ऑपरेशन को क्या कहते हैं हिंदी में? सर्जरी मतलब वैसे बोलते हैं, और इसको कहते हैं शल्य क्रिया। तो जब भी कभी डॉक्टर जो हैं वो शल्य क्रिया करते हैं तो वो हमारी चेतना को खत्म कर दिया जाता है, हमें जो है कुछ बेहोशी की ऐसी चीज दी जाती है, तभी वो शल्य क्रिया की जाती है, ऑपरेशन किया जाता है। तो ये शल्य क्रिया बेकार हो गई, इसका कोई फायदा नहीं हुआ। तो अब क्या किया? अब भाई एक टांग से ये सिपाही क्या करेगा? अब उसकी दूसरी टांग भी महमूद ने तोड़ दी, क्योंकि अब कम से कम ये एक जगह बैठ तो जाएगा आराम से सिपाही। एक टांग से ये बैठ भी नहीं सकता था, ना खड़े हो सकता था, ना चल सकता था। अब क्या है, वो सिपाही सन्यासी हो गया है, एक जगह बैठा रहता है, बस चुपचाप बैठे बैठे पहरा देता है। सोने वाले जागते रहो ऐसे बोलता रहता है। उसके भाई जो है आकर ऐसे बोल जाते हैं। तो कभी कभी वो देवता भी बन जाता है। अब वो ऐसी जगह बैठा है बेचारा, कभी उसे देवता बना लो, कभी सन्यासी बना लो, कभी उसे सिपाही बना लो। तो उसके सिर पर जो झालरदार साफा था पुलिस वाला, वो हटा के साफ कर दिया है बच्चों ने। तो अब कितना ही परिवर्तन उसका चाहो कर लो, कभी वो कुछ बन जाता है, कभी कुछ। और जब जरूरत पड़ती है कुछ चीज तोलने की, तराजू में रखकर कुछ तोलने की, तो वो बाट का काम भी करता है, उसे तोलने का काम भी लिया जाता है। तो अब उसका जितना चाहे रूपांतर कर लो, कभी कभी उससे बाट का काम भी लिया जाता है। तो तराजू में तोलने के काम आ रहे हैं सिपाही। तो ऐसे भिश्ती, वकील और जो आपका सिपाही है, तीनों का अंत हो गया मेले में से आते ही। तो अब हामिद के पास पहुंचते हैं। जब हामिद पहुंचा अपने घर, अपनी दादी अमीना के पास, तो क्या घटना घटित हुई? क्या उसकी दादी अमीना खुश हुई, या वो उसे कोसने लगी कि क्यों ये चिमटा लेकर आया? तो देखते हैं आगे की कहानी। चलो पढ़ो साक्षी। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। यह चिमटा कहाँ था? मैंने मोड़ लिया है। कै पैसे में? 3 पैसे दिए। अमीना ने छाती पीट ली। यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ, कुछ खाया ना पिया, लाया क्या चिमटा। सारे मेले में तुझे और कोई चीज ना मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया। हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसलिए मैंने उसे लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया, और स्नेह भी वह नहीं जो प्रगल्भ होता है और अपनी सारी कसम शब्दों में बिखेर देता है। वह मूक स्नेह था, खूब ठोस, रस और स्वाद से भरा हुआ। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। इतना जब जब इससे हुआ कैसे? वहां भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। और अब एक बड़ी विचित्र बात हुई। हामिद के हाँ इस बस एक चिमटे मिनट से रुको भी विचित्र। साक्षी, साक्षी एक मिनट रुको। तो अब हामिद जैसे ही अपने घर पहुंचा, तो उसकी आवाज सुनते ही उसकी दादी दौड़ी चली आई। देखिए बुजुर्ग थी, अपने पोते का कितना ख्याल रखती थी, है ना। और हामिद का भी जैसे सर्वस्व वो ही थी, अपनी दादी के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार था। बचपन से ही उसमें इतनी समझदारी आ गई थी। और उसे गोद में लेकर मीना उसको प्यार करने लगी। तो उसके हाथ में जैसे ही चिमटा देखा तो चौंक गई। ये चिमटा कहाँ था? उसे उम्मीद नहीं थी कि वो मेले से खरीद कर लाया है। कहता है मैंने मोल लिया है। कै पैसे में? 3 पैसे में। तो दादी ने छाती पीट ली, माने दुखी होने लगी कि दोपहर हो गया, कितना ना समझ लड़का है, ना कुछ खाया ना पिया, और मेले में क्या तुझे कोई और चीज नहीं मिली खाने पीने की जो ये चिमटा उठा कर लाया? तो हामिद खुद को अपराधी समझने लगा और कहने लगा कि तुम्हारी उंगलियां तवे से रोटियां उतारते समय जल जाती थी, इसलिए मैंने ये लिया। अब बुढ़िया का क्रोध जो था वो
स्नेह में परिवर्तित हो गया। अभी तो वो बहुत नाराज हो रही थी हामिद से, लेकिन अब इतने उससे प्रेम दर्शाने लगी। स्नेह भी उसका वो नहीं था जिसमें दिखावा होता है, जिसमें चालाकी होती है। प्रगल्भ माने दिखावा, छल कपट। एक तो ऐसा प्रेम होता है देखिए जिसमें छल कपट होता है, जिसमें दिखावा होता है ना। और एक प्रेम होता है वो खामोश प्रेम होता है, जो केवल हमारी आंखों से, हमारी भावनाओं से, हमारी फीलिंग से जो है वो दिखाई देता है। हम उसको दिखावा भले ही ना करें, किसी को गले से ना लगाएं और किसी के प्रति अपना प्रेम वैसे ना दर्शाएं, लेकिन ये एक मूक स्नेह होता है जिसमें जो सच्चा प्रेम है। मूक स्नेह जो है वो हमेशा सच्चा होता है। प्रगल्भ स्नेह का उदाहरण मैं आपको देती हूँ। जैसे महाभारत के उसमें आपने सुना होगा कि जब जो है जो कौरव जो थे उनकी मृत्यु हो गई, तो पांडव धृतराष्ट्र से जब मिलने के लिए आए थे, तो उनको, कृष्ण को पहले ही पता चल गया था कि भीम से बहुत नाराज है धृतराष्ट्र, है ना। तो इसलिए उन्होंने भीम का एक लोहे का पुतला बनवाया था, है ना। कहते हैं पहले पहले लोगों में इतनी शक्ति होती थी, इतनी एनर्जी होती थी, तो ऐसा हमने पढ़ा है कि 100 हाथियों का बल था उनके अंदर। 100 हाथियों का बल माने बहुत ज्यादा ताकत थी। तो ऐसे ही वो कहने लगे, आओ पुत्र मैं तुम्हें गले लगाऊं। तो जैसे ही भीम की बारी आई, भीम को वो गले लगा कर उनको मार डालना चाहते थे धृतराष्ट्र। तो जैसे ही भीम की बारी आई तो कृष्ण ने उन्हें आगे बढ़ने से मना कर दिया कि तुम आगे मत जाओ। और उनके आगे फिर कहते हैं कि लोहे का पुतला जो है वो आगे किया गया था, और धृतराष्ट्र ने उसको अपनी भुजाओं में इतनी तेजी से जकड़ा था, इतना प्रेम, मतलब ये छल कपट वाला प्रेम था, वो मार डालना चाहते थे भीम को। तो इसी तरह जो है उन्होंने इतनी चालाकी से और इतनी तेज मजबूत पकड़ में उसको दबाया कि वो पुतला जो है वो भी चकनाचूर हो गया था। तो ये होता है छल कपट वाला प्रेम। तो कई लोग जो हैं हमसे बड़ा छल कपट वाला प्रेम दिखाते हैं। आपकी लाइफ में भी कई मिले होंगे, नहीं मिले तो आगे मिल जाएंगे। तो ऐसे छल कपट जो है प्रेम दिखाते हैं, फॉर्मेलिटी करते हैं, ऐसे लोग बहुत ज्यादा होते हैं हमारी लाइफ में। लेकिन जो मुंह की स्नेह रखते हैं, जिसमें दिखावा नहीं होता, ऐसे लोग हमारी गलती के लिए हमें डांटते भी हैं। कौन होते हैं वो? आपने एहसास किया होगा अपनी लाइफ में, हमारे माता पिता होते हैं, है ना, जिनमें मुंह की स्नेह होता है। वो हमें डांटते भी हैं हमारी गलती के लिए, उसे सुधारने की कोशिश भी करते हैं। हमारे टीचर होते हैं, और कोई हमारा एक आध मित्र ऐसा होता है जो हमें गलत रास्ते पर जाने से रोकता है, और वो उसका मुंह की स्नेह होता है, उसमें कोई दिखावा नहीं होता। कई लोग दिखावे करते हैं कि हम तुम्हारे बड़े सगे हैं, हितैषी हैं, लेकिन वास्तव में वो सच्चे हितैषी नहीं होते। तो ऐसा ही प्रेम अमीना का था, ये मुंह की स्नेह था, इसमें खूब रस और स्वाद भरा हुआ था। और सोचने लगी कि बच्चे हामिद में कितना सद्भाव है, कितना त्यागी है ये लड़का, कितना विवेकी है। विवेक क्या होता है? अपना अच्छा बुरा सोचना, है ना। जो अपने अच्छे बुरे की जानकारी रखता है, क्या सही है क्या गलत, उसे कहते हैं विवेकी व्यक्ति। जो हंस के समान नीर और शीर को अलग कर देता है। हंस में ये ताकत होती है, कहते हैं हंस के समान नीर शीर विवेक होना चाहिए। हंस की चोंच में ये ताकत है कि वो दूध में से दूध अलग कर देता है, पानी को अलग कर देता है। इसी तरह विवेकी व्यक्ति क्या अच्छा है, सभी बातों में से अच्छी बातों को चुन लेता है अपने लिए, और बुरी बातों को छोड़ देता है, उसे कहते हैं विवेकी। ये कितना विवेकी है, माने दूसरे जब बच्चे खिलौने ले रहे थे, मिठाई खा रहे थे, इसका मन भी तो ललचाया होगा, इतना संयम इसने कैसे किया। तो वहां भी इसे अपनी बुढ़िया दादी का ख्याल रहा, तो अमीना का मन इस बात से गदगद हो गया। अर्थात वो फूली नहीं समा रही थी, उसके अंदर अनुपम प्रेम उमड़ रहा था हामिद के लिए। चलिए आगे पढ़िए साक्षी। और अब एक बड़ी विचित्र बात हुई, हामिद के इस चिमटे से भी विचित्र। बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला था। बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई। वह रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझता? हाँ, तो अब लास्ट में जो है ये बताया है लेखक ने कि एक बड़ी विचित्र बात हो गई। हामिद जो चिमटा लाया था उससे भी ज्यादा अनोखी बात क्या, कि बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला था। माने ऐसा लग रहा था जैसे ये एक प्ले है, और छोटा सा हामिद जैसे बुजुर्ग बन गया है, और अमीना जो कि बुजुर्ग थी वो एक बालिका के समान बन गई, रोने लगी, और दामन फैलाकर, अपना आंचल फैलाकर हामिद के लिए खुदा से दुआएं मांग रही थी, और आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंदें धरती पर गिरा रही थी। लेकिन बच्चे हामिद को इसका रहस्य समझ नहीं आया कि मैं तो चिमटा लाया दादी के लिए, तो खुश होना चाहिए, तो दादी रो क्यों रही है। तो अभी उसकी बुद्धि इतनी परिपक्व नहीं थी, वो इतना मैच्योर नहीं था कि अपनी दादी की फीलिंग्स को समझ पाता। तो ये एक विचित्र
विचित्र घटना जो है अंत में घटित हुई। तो ये कहानी हमने पढ़ी, कैसी लगी आपको कहानी ईदगाह? इसकी मैं आपको एक जो है वैसे भी भेजूंगी, पिक्चराइजेशन इस पर किया गया है, तो ये भी हम देखेंगे, एक प्ले मैं भेजूंगी, आप देखिएगा तसल्ली के साथ, क्योंकि अभी हमारी नेक्स्ट क्लास जो है अब तो नेक्स्ट वीक में होगी थर्सडे को, तो वो भी आप जरूर सुनिएगा, अच्छी लगेगी आपको। तो कॉपी सबने मेंटेन कर ली होंगी अपनी, बना ली सबने कॉपी? यस मैम। तनिषा, तनिषा तुमने बना ली? और सब बच्चों ने बनाई कॉपी? यस मैम। अच्छा बेटे, जो भी पत्र वगैरह थे वो कंप्लीट करके रखो, कॉपी पे कवर चढ़ा लेना। और पहले हम इसकी जीवनी लिखेंगे और थोड़े थोड़े करके क्वेश्चन दूंगी, क्योंकि काफी क्वेश्चन है इस चैप्टर में, ठीक है? तो सबसे पहले जो है मैं आज क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ, शुरू से ले लेते हैं चैप्टर को कि जब बच्चे मेला देखने जा रहे थे तो उस समय के दृश्य का वर्णन जो है लेखक ने किस प्रकार किया है? हर्षित गुप्ता बताएगा मुझे, हर्षित गुप्ता। हर्षित है क्लास में? हर्षित? तनिषा तुम बताओ। तनिषा? और कौन है क्लास में? रूपाशी आप बताइए। रूपाशी? अरे स्पीकर ऑन कर लो अपना। कोमल? यस कोमल मैम। है क्लास में?